बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरान कुन तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त, जिसमें हामिद खान साहब वकील थे, आइनी तरमीम को रुकवाने के लिए दायर की गई थी। उसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स थे, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज हामिद खान साहब ने दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा कि क्या आपने हामिद खान साहब को वकील सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए किया है? होप कि वो फ़ीस लेकर ही यहाँ पर आए होंगे। बहरहाल ये तो एक अदालत की कार्रवाई थी, जिसके बाद मेन पटिशन जो थी आइनी दरख्वास्त वो भी वापस कर दी गई, और उसके साथ साथ एतराज़ात के बाद जो अपील थी वो भी वापस ले ली। काजी साहब कंसर्न थे कि आप कौन सी वापस लेना चाहते हैं। बहरहाल दोनों दरख्वास्तें हामिद खान साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब ने वापस ले ली हैं। इसकी वजूहात या इसके फ़वाइद क्या होंगे, हामिद खान साहब या आबिद ज़ुबैरी या तहरीक इंसाफ या जो रुकवाना चाहते हैं आइनी तरमीम, वो मरियम से जानेंगे। लेकिन एक और वाक़या बड़ा अहम हुआ, वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक अंदिया दिया। आज उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 8 दिन बाकी रह चुके हैं और अगले जुमे को आखिरी दिन होगा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने का। और इसका एतराफ़ या अंदिया आज उन्होंने समाअत के दौरान भी दे दिया, और एक मखसूस दरख्वास्त का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैंने अपने दौर में आपकी फ़लाँ दरख्वास्त, उसका नाम नहीं लिया, बस इशारा किया कि आपकी एक दरख्वास्त नहीं लगाई। आप समझ रहे हैं ना मैं किस केस की बात कर रहा हूँ? तो हामिद खान साहब ने कहा कि जी मैं समझ रहा हूँ। अब उस पर बहुत सारे साफ़ी हज़रात ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वो ऑडियो लीक्स केस है, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक उससे तो कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन धांधली के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें इस वक्त दायर की गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, वो मौजूद हैं। और उन दरख्वास्तों की तरफ इशारा करना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कहते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो सबसे बड़ी खबर दी है खुद अपने अदालती समाअत के दौरान कि वो 25 तारीख को रिटायर्ड होकर जा रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ी अहम तरीन खबर नोटिफिकेशन के हवाले से मरियम नवाज़ खान साहिबा के पास है, वो भी हम उनको कहेंगे कि वो भी हमें ज़रूर सुनाएं। अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन कब, कैसे और उसकी सूरत हाल क्या। मरियम नवाज़, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बता दें कि ये आज दो दरख्वास्तें आबिद ज़ुबैरी साहब ने दायर की थी, फिर वापस ले ली। वापस लेने के फ़वाइद उनको क्या होंगे? एक और चीज़ बता दूं माज़रत के साथ, दरख्वास्त दायर करने का जो मकसद था ना, वो हमने पूछा आबिद ज़ुबैरी साहब से कि आपने वापस ले लिए तो आपने दायर क्यों की थी? उन्होंने कहा था ईवान मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, हम समझते हैं कि ये ईवान लेजिटिमेट नहीं है, और इस वजह से हमने आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। बहरहाल आज उन्होंने वापस ले लिए, तो क्या वजूहत हो सकती हैं वापस लेने की? देखिए, वापस लेने की वजूहत तो साफ हैं, और वो ये कि ये जो बार काउंसिल के वकला हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका भी ताल्लुक है, वो नहीं चाहते कि जो ये मामलात हैं उनके या आइनी तरमीम के वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुने। वकला एक चीज़ पर अब तक क्लियर हो गया है कमर कि अगर वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने कोई एतराज़ लेकर जाते हैं तो उसको वो दिलजमी से नहीं सुनते, और इस वजह से वकला अब दरख्वास्तें, हमने देखा कि उनकी अदालत में वकला पेश भी नहीं हो रहे ज़्यादा। वो समझते हैं कैसा पर्सनल हो जाते हैं उस बंदे के साथ। बिल्कुल, ये बड़ी अपसेटिंग बात है कि एक चीफ जस्टिस हैं और जिनको बड़ा ही हाई रेट किया जाता था, अब उनके जाने के दिन करीब है और उनकी अदालत में वकला पेश नहीं हो रहे। वो कम से कम 5 केसेस मुकर्रर करते हैं, हार्डली 1 या 2 में कोई वकील पेश होते हैं, बाकी में वकला आते भी नहीं है। तो आज ये दरख्वास्त वापस लेने का जाहिर है फायदा तो एक यही हुआ कि इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोई डिक्लेरेशन या ऑब्जर्वेशन नहीं आई। अब इस मुकदमे को इस पैराहे में देखा जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर आज उस डिक्लेरेशन से हाई कोर्ट में मौजूद दरख्वास्तें भी जो मुतासिर हो सकती थी, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज कोई डिक्लेरेशन ना लेने की सूरत में कामयाबी समेटी है वकला ने, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि आईनी तरमीम करना पार्लियामान का इस्तेहकाक है, ये एक लफ्ज भी आ जाता तो मौजूदा पार्लियामान को कॉन्फिडेंस देने, और हाई कोर्ट्स में जो तमाम 4 हाई कोर्ट्स में इस वक्त दरख्वास्तें, सिंध तो खारिज कर चुका, तो उन हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें भी फारिग हो जाती। तो इस वजह से ये एक कामयाबी इन्होंने ज़रूर समेटी। दूसरी वजह हम सबको मालूम है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी थी। लेकिन अब ये लगता है कि इस मुकदमे के बाद, जैसे कि आज जो ओवरऑल रवैया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, या मैं गई जस्टिस मंसूर अली शाह के कोर्ट में, तो वहाँ जो कॉन्फिडेंस था वो अब वाज़ेह कर रहा है। और वैसे भी जो हालात हैं, जो जिस खबर का आपने इशारा किया इंट्रो में, उस खबर के बाद भी अब ये वाज़ेह है कि हुकूमत के पास जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन करने के सिवा कोई चारा नहीं है। और बस अब कुछ ही दिन है, आपने खुद बताया 9 रोज़ बाकी रह गए हैं, मैं देख रही हूँ ये वर्किंग सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। तो उन 5-6 दिनों में अब क्या होना है हम सबके सामने है। जाते हुए चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए सब बार बार बताते रहते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो आज एटीट्यूड, जिसे आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी डाउन था, या उस तरीके से एक अपोलोजेटिक हंसता खेलता था,
उससे भी लगता है कि उन्होंने अपनी हार खुद तस्लीम कर ली है। कि मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर शेयर कर दें तो वो भी अब मुनासिब होगा कि अब बाकायदा मुतालबात सामने आना शुरू हो गए हैं कि भाई अगर आप आइनी तरमीम की तरफ जाना चाहते हैं तो ये 2-3 काम पहले करें, जिसमें जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन भी हो सकता है। देखिए कमर मेकन साहब, आपने देखा हो तो 3 दिन पहले क्या हुआ, खैरपुर में मौलाना फजलुर रहमान ने एक जलसा किया जो कि इनके वालिद मोहतरम से जो निस्बत से एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो एक जलसा करते हैं, वहाँ पावर शो करते हैं। अगले दिन वो बिलावल भुट्टो से मिलते हैं। बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। गोके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जुमला मेन स्ट्रीम के ऊपर बार बार घुमाया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तफाक राय हो गया। उसके बाद अगला दिन आता है यानी कल, और कल मौलाना फजलुर रहमान जाते हैं नवाज शरीफ की दावत पर। वहाँ पर सदर मुमलिकत भी होते हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म भी होते हैं। इस किस्म की सियासी गैदरिंग में सदर मुमलिकत का क्या काम है, ये एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर सब मौजूद होते हैं। उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून के जो तमाम तर वहाँ पर मिनिस्टर्स थे, उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि मौलाना ना बोलें, लेकिन मौलाना फिर वही बात दोहराते हैं कि अगर हमारे मुसवदे पर आए तो ठीक, अदरवाइज हम इनके लिए वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब इस पूरी बात के बाद मुझे नहीं पता कि कौन सा इबाम है या कौन सी खुशफहमी है जिसमें इस वक्त हुकूमत है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं करेंगे वोट। अब मौलाना फजलुर रहमान का लीगल माइंड कौन है? कामरान मुर्तज़ा से आप मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि उनके रोजाना के मुकदमात होते हैं, वो यहाँ मौजूद थे। उनसे सिर्फ मुख्तसरन ये पूछा कि सर आप मान गए? तो उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है कि अगर ये जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दें तो उसके बाद भी सोचा जा सकता है तरामीम के ऊपर। अभी भी कोई जजेस का पैनल कुछ नहीं है, पहले जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये क्लियर बात हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान जिस एक चीज़ के ऊपर बार्गेन कर रहे हैं वो अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन है, और जाहिर है कि वो एक नोटिफिकेशन किसी शख्सियत के लिए नहीं है, वो नोटिफिकेशन उसी वजूहात के लिए कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान जिस वजूहात के लिए इसी हुकूमत ने चीफ जस्टिस काजी फजीसा का नोटिफिकेशन 3 माह पहले कर दिया था, 2.5 माह पहले कर दिया था। ये फिर आप देखिए तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि अगर आइनी तरमीम की तरफ जाना है, हमारा वोट चाहिए, तो आप जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन जो है सून एज़ पॉसिबल पहले जारी करें और उसके बाद सोचा जा सकता है, उसके बाद यानी कि आगे बात बढ़ेगी। तो बात तो हाथ से निकलती भी नजर आ रही है हुकूमत के। देखिए हुकूमत के हाथ में गेम पहले भी नहीं थी। अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें तो वो कोई बहुत प्रोएक्टिव इन तरामीम को लेकर है भी नहीं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेड़ा उठाया हुआ है इन तरामीम का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना फजलुर रहमान के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं है कि जिनकी वजह से हम ये कहें कि मौलाना उनके कहने पर मान जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अपोजिशन में है, उनको इतनी अहमियत में बार बार कहती हूँ कि शायद आज तक नहीं मिली थी। बेशक कि वो पहले भी रजीम चेंज और दीगर मामलात में भी थे, लेकिन तब मौलाना खुद भी एक्टिव थे। अब मामलात मुख्तलिफ हैं। अब मौलाना के दर पर हर दिन हाजिरियां देना पड़ रही हैं, हुकूमत को भी, ऑपोजिशन के भी। और मौलाना इसको एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि मौलाना हर एक को बड़ा ही, आप कह सकते हैं ना, खुले दिल के साथ वेलकम भी कर रहे हैं, हर एक को सुन भी रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने पॉइंट से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे, बल्कि हुकूमत को ये कह रहे हैं आप हमारे मुद्दे पर आ गए, हमारे मुसवदे पर आ गए तो ठीक, अदरवाइज आई एम सॉरी, हम आपके लिए वोट नहीं कर सकते। मेरे पास सूरत में तरमीम भी नहीं हो सकती। मेरी कल मुलाकात हुई किसी से, उन्होंने मुझे बताया कि अगर यही चलता रहा जैसे कि इस तरफ इस वक्त मामलात चल रहे हैं और तहरीक इंसाफ और मौलाना जितने इस वक्त करीब आ चुके हैं, तो आने वाले कुछ अरसे में मौलाना और तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मजबूत इत्तेहाद देखने में आ सकता है। और उसके बाद फिर अगला जो सेटअप होगा, मुमकिन जब भी होगा, मैं उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, वो हालात बताएंगे, मामलात बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद कुछ दरख्वास्तें ऐसी हैं जो अगर वो टेकअप होती हैं तो उसके बाद भी हालात तब्दील हो सकते हैं। मुमकिन तौर पर वही दरख्वास्त जिसके ऊपर काजी फायज़ ईसा साहब ने आज इशारा भी किया, तो जब हालात तब्दील होंगे तो एक बहुत बड़ा मजबूत इत्तेहाद जो है वो तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान देखने में आ सकता है। और फिर हो सकता है कि तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा, अच्छा, तगड़ा, मोटा, ताज़ा जो ओहदा है वो भी मौलाना साहब को ऑफ़र कर सकता है फ्यूचर में जाके। तो ये उस इत्तेहाद की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपको भी? देखिए उस इत्तेहाद की तरफ तो ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल इस हुकूमत के लिए डू और डाई सिचुएशन है आईनी तरमीम करना। आईनी तरमीम नहीं करती तो बहुत से लोग कह रहे हैं हुकूमत जाएगी नहीं, तो आईनी तरमीम भी अपनी मर्जी की। अब देखें ना, दूसरी पार्टीज जिस तरह के मुसव्वदे ला रही हैं उसमें हुकूमत की जो मकासद है वो पूरे नहीं हो रहे।
ऐसा ही है, हुकूमती मकासद तो आपको पता है, हम सबको भी पता है कि कुछ हो रही हैं। वो अपने निज़ाम के गारंटर को रोकना चाहते थे, लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने खुद ही इंदिया दे दिया। उन्होंने एक दरख्वास्त की जानिब इशारा किया जो कि गालिबन आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब इशारा था, लेकिन वो जो भी इशारा था, चाहे वो इलेक्शन में धांधली की तरफ था या ऑडियो लीक केस की तरफ, मैं उस इशारे में जो अहमियत की हामिल जिस चीज़ को देख रही हूँ वो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने कह दिया है कि मेरा दौर अब टेन्योर खत्म हो रहा है और अब अगला टेन्योर शुरू एक होने और वाला चीज़ है। भी उसमें अहमियत क्या मिल हो सकती है, हुकूमत को इशारा हो कि भाई अब भी वक्त है, लगा लो आईनी अदालत, अपना आईनी तरमीम कर लो, आईनी अदालत बना लो, मुझे उसका सरबराह लगा लो, वरना वो वाली दरख्वास्त लगी तो तुम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार क्या होगा, बेड़ा डूब जाएगा, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो काजी साहब हो सकता है हुकूमत को भी ये इशारा दे रहे हो कि जो मैं दरख्वास्त का आज जिक्र कर रहा हूँ, उस दरख्वास्त को अगर टेकअप कर लिया गया तो फिर आपके बचने के चांसेस, हुकूमत के चलने के चांसेस कम हैं। इसलिए जल्द से जल्द आईनी तरमीम करके मुझे यानी काजी फरीद ईसा साहब को आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया जाए। तो नाज़रीन देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। अब मरियम नवाज़ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।